नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम अपने चैनल पर वीडियोज बना रहे हैं, नई नई कहानियों का दौर जारी है। आपको रोज कुछ ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक अलग अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं, कुछ थोड़ा सा रहस्य होता है, लेकिन सारी की सारी कहानी आपको रियल सुना रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कहानी है और जिसके सारे सबूत भी हैं। ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है केरल की, जो हमारे इंडिया में एक स्टेट है केरल। ये वहाँ की कहानी है और इस कहानी में कोई भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कहानी एक ऐसी पेचीदा कहानी है जिसमें किसी का मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद में बॉडी करीब 2 साल बाद मिलती है, 1.5 से 2 साल बाद मिलती है वो बॉडी। बॉडी की कंडीशन इस तरीके की हो चुकी है कि ये पहचानना भी मुश्किल है कि ये बॉडी किसकी है। और जब किसी को यही नहीं पता कि ये बॉडी किसकी है, आदमी की है या औरत की है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका कत्ल कौन है। कहानी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें जो पुलिस है उसके सामने एक ऐसा पेचीदा केस आ जाता है कि 1.5 साल हो चुका है, ना किसी का चेहरा है ना कुछ है, केवल हड्डियों के कुछ अवशेष, एक दो अंडरगारमेंट्स, एक दो करेंसी, बस यही सारी चीजें। लेकिन फिर भी उसके बाद भी पुलिस उस केस को जो है उसका वर्कआउट करती है उसका, और उस पर काम करने के बाद में, उसका वर्कआउट करने के बाद में, अपनी उपलब्धि गिनाने के बाद में प्रशंसा भी पाती है लोगों से। और आज भी लोग इस बारे में केरल में बातें करते हैं और पुलिस की प्रशंसा करते हैं। कहानी है 2018 की, 8 जनवरी 2018। 8 जनवरी 2018 को केरल में एक जगह है एनारकुलम। एनारकुलम जिले में एक नदी का किनारा था, एक नदी बहती थी, तो वहां एक नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ था। उस ड्रम को जो वहां नदियों के आसपास जो लोग रहते थे, जो वहां के मछुआरे थे, वो काफी टाइम पहले से देखते चले आ रहे थे। तो उनका ध्यान जो था इस तरफ था कि हो सकता है कि नदी में कहीं से वो जो टैंक है, जो मतलब ड्रम है, वो कहीं से बहकर आ गया है और वैसे ही फालतू पड़ा हुआ है। लेकिन बीच बीच में से मतलब उस ड्रम में से ना बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती थी, कुछ सड़ने जैसी बदबू आती थी। लेकिन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस ड्रम को खोलकर देखें। 8 जनवरी 2018 को उस ड्रम में से एक बहुत ही ज्यादा तीव्र दुर्गंध आ रही थी, जिससे वहां के लोगों को ये एहसास हो गया कि ये जो बदबू है, ये जो दुर्गंध आ रही है, ये किसी इंसानी डेड बॉडी की है। और जो वहां के लोग थे वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस ड्रम को वहां से साइड से अलग लेकर आया जाता है, उसको खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस ड्रम में कंक्रीट भरी हुई थी, ईंट थी, ईंट के बाद सीमेंट भरा हुआ था। यानी कि वो पूरा जो ड्रम था पूरी तरीके से, जो हमारा सीमेंट की कंक्रीट टाइप होती है, उससे पूरा का पूरा ब्लॉक कर रखा था। पुलिस ने उस ड्रम को काटा, काटने के बाद जो सीमेंट का जो पूरा कंक्रीट वाला जो सिस्टम जो पूरा इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद उनको जो उसमें से मिलता है, उसमें हड्डियों के कुछ अवशेष मिलते हैं। हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, दो तीन पुरानी करेंसी मिलती हैं, 500 के नोट थे कुछ उसमें, और कुछ अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। कुछ नहीं, मतलब एक अंडरगारमेंट मिलता है और एक बालों का गुच्छा लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा। केवल यही चीज पुलिस के पास थी। अब पुलिस को सामने चुनौती ये थी कि उनको, पुलिस को, बस इन्हीं चीजों से पता लगाना था कि मरने वाला कौन है और इसका कातिल कौन है। अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो उसकी हड्डियां थी उन सबको लेकर और पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज में, जो वहां पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट था, वहां पहुंचते हैं लेकर। वहां पहुंचने के बाद वो उनको देते हैं डॉक्टरों को, बताते पूछते हैं, उनको बताते हैं कि आपको इसी के ऊपर जांच करनी है, आपको पता लगाना है कि ये हड्डियां जो है किसी लड़की की है, लड़के की है,
कितनी उम्र है। तो उसमें थोड़ा सा जौ वाला सिस्टम होता है, जबड़ा, ये भी था उसमें, हड्डियों के अवशेषों में। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि इस केस को सॉल्व कौन करेगा। केरला में एर्नाकुलम में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, सीवी टॉम, जो ऐसे छोटे छोटे और पेचीदा केसों को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा माहिर थे। उनकी प्रशंसा चारों तरफ थी। उनको सब लोग जानते थे कि कोई सा भी केस हो, इस केस को खोल देते हैं। अब सीवी टॉम को बुलाया जाता है और उनको उस केस का आईओ बनाया जाता है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, विवेचना अधिकारी। अब सीवी टॉम के सामने भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया था कि इस कंडीशन में उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल कुछ हड्डियां हैं, दो तीन पुराने नोट हैं, एक अंडरगारमेंट है और थोड़ा सा बाल के गुच्छे। खैर कोई बात नहीं, सीबी टॉम इस केस में लगते हैं। डॉक्टरों के पास जो हड्डियां पहुंच चुकी थी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, उन पर जांच होती है। जांच चलती है 3 दिन। 3 दिन जांच करने के बाद में डॉक्टर इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ये जो हड्डी है, ये जो कंकाल है, ये किसी लड़की का है। क्योंकि बालों के गुच्छे से ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये लड़की है या लड़का है। बहुत से लोगों का ये अपनी भी राय थी कि आज के लड़के भी बड़े बाल लगते हैं, इसलिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो कंकाल है ये किसी लड़की का है, एवरेज हाइट की लड़की है और उम्र है उसकी करीब 20 से 25 साल के बीच में। सीवी टॉम कहते हैं कि इतनी सी बात से तो इस केस को खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है। 3 दिन बाद ही 11 जनवरी 2018 में, 3 दिन बाद, तो वहां के डॉक्टर्स की जो जांच कर रहे थे हड्डियों की, वो सीवी टॉम के पास फोन करते हैं और पूछते हैं कि आप ही इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। सीवी टॉम कहते हैं कि हाँ, मैं ही इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। बोले हमको एक छोटी सी अहम जानकारी प्राप्त हुई है, हमें यह नहीं पता कि वो आपके किस काम की है और कितना काम कर सकती है, लेकिन ये जो कंकाल मिला है, इसमें जो एंकल की जो हड्डी है, उसमें 6.6 सेंटीमीटर का एक स्क्रू वॉशर लगा हुआ है। अब वो स्क्रू वॉशर जो है किस कंपनी का है, क्या उसका बैच नंबर है, मेरे पास जितनी भी जो मशीनें हैं, जो मेरे पास दूरबीन्स वगैरह हैं, मैं उनसे देख रहा हूँ, जांच कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में ठीक सी जानकारी मेरे को नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारे पास और ज्यादा ऐसे ऑप्टिकल्स नहीं है जो हम इसको और ज्यादा गहराई से देख सकें, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास कोई हाई रिजोल्यूशन कैमरे हो, कोई और अच्छी सी टेक्निक हो जिससे हम उस पर पढ़ पाए कि ये किस कंपनी का है, तो हो सकता है कि आपकी इसमें कुछ मदद हो जाए। अब सीबीटॉम को छोटी सी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। सीबीटॉम अपने लोगों से बातें करते हैं और वहां पर एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लेकर पहुंचते हैं। हाई रेजोल्यूशन जब कैमरा लेकर पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि ये जो स्क्रू वॉशर है, ये पिटकर कंपनी का है। PITKAR, पिटकर कंपनी का ये स्क्रू वॉशर है। अब उसमें गौर से देखने पर उनको उसका बैच नंबर भी मिल जाता है। जब वो उस बैच के नंबर के बारे में बातें करते हैं तो पता चलता है कि ये जो स्क्रू वॉशर जो कंपनी बनाती है, ये पुणे की कंपनी है। और जो पुणे की कंपनी है, ये चारों तो पूरे इंडिया में स्क्रू वॉशर को सप्लाई करती है। पुणे की जो कंपनी थी, तो ये पूरे इंडिया में स्क्रू वॉशर को मतलब वो करती है, सप्लाई करती है। अब ये स्क्रू वॉशर किस काम आता था, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लगी हुई है, तो वहां की हड्डी जोड़ने के लिए उसमें स्क्रू लगाया जाता था। दूसरी अहम जानकारी दूसरी अहम जानकारी ये थी कि ये जो डेड बॉडी थी, कंकाल था, इसके पास से जो नोट मिले थे, 500 के नोट और 100 के जो नोट थे, ये नोटबंदी से पहले के समय के थे। क्योंकि पुराने नोट थे और नोटबंदी हो चुकी थी हमारी 2016 में, सितंबर के महीने में, यानी कि अक्टूबर में हुई थी शायद। अक्टूबर 2016 में नोटबंदी हुई थी।
तो ये उससे पहले के नोट थे। इसका मतलब है कि मरने वाले की जो मृत्यु जो हुई है, हत्या जो हुई है, ये 2016 में हुई है, अक्टूबर से पहले। अब ये दो अहम सबूत मिल जाते हैं। एक तो स्क्रू वॉशर, और नोटों से पता चलता है कि ये जो है नोट नोटबंदी से पहले का है। इसका मतलब हत्या जो है 2016 से पहले, 2016 में हुई है। अब वहां बात करते हैं, वो जो मछुआरे थे नदी के किनारे जो रहते हैं, उनसे छानबीन की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो बताते हैं कि हम भी इसको करीब सितंबर 2016 से इस ड्रम को देख रहे हैं, लेकिन हमको तो बस एक छोटा सा ये था कि कहीं नदी में बहकर आ गया है, किसी वैसी फालतू पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब सीबी टॉम के सामने सबसे बड़ी चीज जो थी, लीड जो थी, क्या थी, केवल एक जो पुराने नोट थे वो, कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो 2016 में हुई है। दूसरा, स्क्रू वॉशर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका पहले एक्सीडेंट हो चुका है। वो पुणे पहुंचते हैं, पिटकर कंपनी से संपर्क करते हैं, तो बताते हैं कि हमारी एक जो इसको सप्लाई करने वाली जो बना देते हैं ब्रांच, वो एक एर्नाकुलम केरल में भी है। सीबीटॉम वहां पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ में, एर्नाकुलम में। वहां उन्हें पता चलता है कि 2016 में लगभग 161 लोगों ने वो स्क्रू वॉशर खरीदा था। अब 161 लोगों ने खरीदा था, तो अब 161 लोगों के पास कहाँ का जाकर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने दोबारा से इसकी जांच की और ठीक से उस पर पूरा इन्वेस्टिगेट किया, दिमाग लगाया, तो उन्होंने मिला कि 161 में से 155 जो स्क्रू वॉशर थे वो गुजरात में और महाराष्ट्र में सप्लाई हुए हैं। ये वहां के रहने वाले लोग थे, 155 लोग जो गुजरात और महाराष्ट्र लेकर गए हैं। केवल 6 लोग ऐसे थे जो एर्नाकुलम में रहते थे, तो वो इसमें से हो सकते हैं, यानी कि जो हत्या हुई है वो हो सकता है इन 6 लोगों में से हो। अब उन 6 लोगों के नाम पते उसमें से निकाले जाते हैं डायरी में से। 6 लोगों में से 5 लोग तो मिल जाते हैं। जो एक नहीं मिलती, वो थी एक 56 वर्षीय महिला शकुंतला देवी। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, शकुंतला देवी के बारे में पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि शकुंतला देवी यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन एक विजिटर्स की जो लिस्ट होती है, उनसे जो मिलने के लिए लोग आते थे, उसमें एक नाम आ रहा था बार बार, अश्वती का। तो ये जो बार बार नाम आ रहा था अश्वती का, इसका हॉस्पिटल के रजिस्टर में उसका पूरा नाम मेंटेन था, उसका पता भी लिखा हुआ था। पुलिस उस पते पर पहुंचती है। पते पर पहुंचने के बाद अश्वती सामने आती है, अश्वती से पूछती है कि शकुंतला देवी आपकी कौन लगती हैं। अश्वती ने बताया कि वो मेरी माता जी हैं। पुलिस ने कहा कि आप उनको बुलाइए, हमें उनसे कुछ बातें करनी है। अश्वती बताती है कि मेरी माता जी जो है वो 2016 से लापता है। कि अगर लापता है तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो अश्वती ने बताया कि हमारी और उनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी कंप्लेंट नहीं की। तो बनती नहीं थी, फिर कैसे कंफर्म होगा कि शकुंतला देवी जो है वो लापता है, या बनती क्यों नहीं थी। तब अश्वती देवी बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पहले लव मैरिज की थी। उनके पति से उनको 2 बच्चे थे। 2016 में उनका आपस में तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद में मेरा एक किसी और लड़के के साथ अफेयर हो गया था, जिसका नाम था सजीत। सजीत से मेरा अफेयर हो गया था, हमने आपस में शादी कर ली थी। मेरी माँ इस वाली बात से मेरे से खफा थी, इसलिए हमारे बीच में आपस में बोलचाल बंद हो गई थी, और मैं यहाँ आकर एक धर्मशाला में रहने लगी थी। तो फिर आपका सजीत कहाँ है। तो सजीत रहता था मेरी माँ के पास, मेरी माँ के पास कभी कभी चला जाता था। तो मुझे सजीत ने ही बताया था कि वो सितंबर 2016 से दिल्ली कहीं चली गई हैं, अपनी किसी सहेली के घर बताने के लिए कि मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ। इसलिए सजीत ने मेरे को बताया था कि 2016 में कहीं चली गई हैं। तो हमने इसी से अंदाजा लगा लिया कि जब वो गई हैं तब से वापस नहीं आई हैं, तो हमने उनको लापता मान लिया कि 2016 से वो गायब है। अब इसमें एक अहम कड़ी जोड़ी सजीत की, क्योंकि इस अश्वती को जो नॉलेज दी थी, जो जानकारी दी थी, वो सजीत ने दी थी कि 2016 में सितंबर के महीने में उसकी जो माता जी हैं दिल्ली गई हैं किसी काम से।
पुलिस ने कहा कि सजीद को बुलाओ, हमें सजीद से बात करनी है। अब असुती ने एक नया बात बताई जिसको सुनने के बाद पुलिस का माथा ठनका। वो बोलते कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। असुती ने बताया कि जिस दिन मेरी माता जी, जो उसकी मम्मी थी, जिस दिन से वो लापता हुई हैं, उसके अगले दिन ही सजीद को हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस का जो था माथा ठनकता है। पुलिस कहती है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन वहां पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया था, वहां से पता चलता है कि हाँ, सच में सजीद को हार्ट अटैक हुआ था और उसकी मौत होती है। पुलिस छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है चारों तरफ। पता चलता है कि सजीद भी पहले से शादीशुदा था। जो उसकी कॉलोनी के लोग थे जहां वो रहती थी, अश्वती, वहां की कॉलोनी के लोगों ने बताया कि सजीद जो था वो पहले से शादीशुदा था और वो यहाँ से कुछ दूरी पर रहता था। तो पुलिस उसके घर पहुंचती है, सजीद के। तो वहां सजीद की पहली पत्नी मिलती है, सारेगा। जब वहां सारेगा मिलती है तो वो एक अहम जानकारी देती है कि हम दोनों की शादी काफी टाइम पहले हो चुकी थी, 8 साल लगभग हो चुके थे, लेकिन मेरे से कोई उनको पुत्र या बच्चा नहीं मिला था। और सजीद को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए उसकी मुलाकात हो जाती है अश्वती से, जिसके पास पहले से 2 बच्चे थे और उसका पति पहले से छूटा हुआ था, तलाक हो चुका था। इसलिए उन दोनों के बीच में ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई। इसका विरोध मैंने भी कई बार किया था, लेकिन उसने मेरे को समझाया कि हमारे बच्चा भी नहीं है और अश्वती के भी कोई नहीं है इस दुनिया में, तो हम तीनों मिलकर आपस में रहन सहन कर लेंगे, हम प्यार से मान जाएंगे, प्यार से रहने लगेंगे। इस वाली बात के लिए सारेगा तो तैयार हो गई। लेकिन ये वाली बात पहुंचती है शकुंतला देवी तक। अब शकुंतला देवी जो थी वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थी। सारेगा ने बताया कि एक बार मैं और सजीद, हम दोनों पहुंचते हैं शकुंतला देवी से मिलने के लिए और हम उनसे कहते हैं कि हम अश्वती को अपने साथ रख लेंगे। इस वाली बात से शकुंतला देवी बहुत ज्यादा खफा हो गई, गुस्सा हो गई। वो बोलती है कि तूने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है और मैं अपनी बेटी को, अपनी नाती नातनी को तेरे पास नहीं रखने दूंगी और मैं पुलिस में इसकी कंप्लेंट करूंगी और अश्वती को इसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगी। चलो कोई नहीं, सजीद नहीं मिला, सजीद एक्सपायर हो गया था। लेकिन पुलिस इस मामले में तो क्लियर पहुंच चुकी थी कि हाँ, सजीद ने का कोई तो इसमें रोल है। अब सजीद की जो और दोस्त थे, पुलिस उनसे मुलाकात करती है। तो सजीद के दोस्तों ने जी बहुत ही ज्यादा अहम जानकारी दी। वो ये थी कि उसने हमसे एक नीले रंग का ड्रम मंगवाया था। नीले रंग का ड्रम मंगवाया था पानी भरने के लिए। उसने अपनी कोई परेशानी बताई थी, इसलिए उसने मुझसे नीले रंग का ड्रम मंगवाया था। और उसके बाद हमने उसमें उसे कुछ भरते हुए भी देखा था। क्या था हमें नहीं पता। उसके बाद उसने सीमेंट वगैरह भर दिया उसमें, सीमेंट में करके, और उसको हमारे साथ लेके चला गया और बाहर कहीं फिकवा दिया था। उसने कुछ कहा था कि ये हड्डियां हैं, जानवरों की हड्डियां हैं, इसमें रेडियम बन जाएगा, पता नहीं क्या छोटी मोटी कहानी पढ़ दी उसने। और उसके दोस्त जो थे उसका कहने पे आ गए और उन्होंने वहां जाकर ड्रम फेंकवा दिए। हकीकत ये थी कि उसके दोस्तों को नहीं पता कि इसमें हकीकत में बॉडी किसकी है, बॉडी है या कुछ और है। पुलिस बहुत ज्यादा पूछताछ करती है अपने तरीके से, उनको ये क्लियर हो जाता है कि इसमें इसके दोस्तों का कोई रोल नहीं है। रोल केवल इतना है कि उन्होंने उसको नीले रंग का ड्रम ला के दिया था। मामला ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, सजीद जो था उसने नीले रंग का ड्रम मंगवाया था सितंबर के महीने में, 2016 में। उसकी सास की जो बॉडी मिलती है शकुंतला देवी की, वो भी मिलती है नीले नीले रंग की ड्रम में। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, सजीद ने ही अपनी शकुंतला देवी को मारा, अपने सास को मारा है। और मारने के पीछे जो पुलिस इस नतीजे पहुंचती है, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये थी कि सजीद पहले से शादीशुदा था सरिका के साथ, और उसकी पोल खुल चुकी थी। उसकी सास को पता चल चुका था कि ये पहले से ही शादीशुदा है और उसको डर था कि ये कहीं अश्वती को ना बता दे। अब अश्वती को बता देंगे तो वो ना तो कहीं यहाँ का रहेगा, ना ये कहीं का रहेगा। अश्वती भी उसको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए हो सकता है कि उसने कोई ऐसा केमिकल ले लिया हो जिसकी वजह से उसकी मौत हार्ट अटैक मतलब दिखा दी गई हो कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिसको लेने के बाद में
एक अटैक पड़ता है और आदमी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें हार्ट अटैक किया आता है। अब कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा केस नहीं था जो उस पर बहुत ज्यादा बारीकी से जांच हो, इसलिए डॉक्टर ने भी हार्ट अटैक बता दिया और वो बात वहीं खत्म हो गई। अब एक व्यक्ति सजीत, जिसको डर था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, उसके दो बच्चे हैं, उसको शकुंतला देवी को सब कुछ पता चल चुका है, उसकी सास को। अब शकुंतला जो देवी है वो ये अश्वती को बता देंगे तो अश्वती अलग हो जाएगी। इधर उसकी पत्नी को भी पता चल चुका है कि ये पहले से शादीशुदा है, दौलत से दूसरी शादी कर ली है। इस चक्कर में आकर वो शकुंतला देवी की हत्या कर देता है। लेकिन सदमा इतना गहरा बैठता है कि वो इस चीज से घबरा गया कि इस वाली बात की कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी, और वो थोड़ा सा केमिकल ले लेता है कोई, और उस केमिकल को लेने के बाद में उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये एक ऐसा पेचीदा केस था जिसमें किसी की हत्या हुई, हत्या करने वाला भी दूसरे दिन मर गया, और पता करने के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, पुलिस के हाथ में केवल कुछ हड्डियां, बालों का गुच्छा और कुछ पुराने नोट और एक स्क्रू वॉशर। पुलिस ने इन सारी चीजों की छानबीन करके कत्ल किसका हुआ इसका भी पता लगा लिया, कातिल कौन था इसका भी पता लगा लिया। लेकिन अफसोस कि कातिल जो था वो पहले ही मर चुका था। तो इस वाली एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ज्यादा पेचीदा थी, पुलिस ने उसके बाद फिर भी इसको इन्वेस्टिगेट किया। इस वाली बात की तारीफ पूरे केरल में आज भी होती है। और कभी कभी जीवन में ऐसे केस आ जाते हैं जो पेचीदा तो होते हैं, लेकिन उसकी भी पोल खुल जाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी का मर्डर कर दो कुछ भी हो जाए, तो ये चीजें छुपती नहीं है। कहीं ना कोई ऐसा क्लू मिल जाता है कि हाँ ये पता चल जाएगा कि मारने वाला कातिल कौन है, और ऊपर वाला उसके साथ वैसा ही न्याय करता है। इसको तो न्याय जो था ऊपर वाले ने पहले ही कर दिया था, जो उसका हत्यारा था उसको तो दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई थी। तो कुछ ऐसे केस होते हैं जो पेचीदा होते हैं उसके बाद भी खुलते हैं। तो हमको तारीफ करनी चाहिए उस सिवी टॉम की जिन्होंने पूरा केस खोला था, और हम क्या, पूरा केरल उनकी तारीफ करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।